हेलो स्टूडेंट। सबसे पहले तो हमने जो ये सीरीज चालू की है पॉलिटी की, उसके हिसाब से मैं सीक्वेंस वाइज जाऊंगा। ये मेरे पास पे ओनली आईएएस करके जो है इनका एक प्री का फॉर्मेट है जिसमें कंसाइजली दिया है सब कुछ। ठीक है, जब हम पॉलिटी पढ़ने जाते हैं, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से जो भी सिस्टमैटिकली दिया हुआ होगा, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं किया हुआ है इस पीडीएफ में। अगर आपको लगेगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से कंसाइज किया हुआ है, प्री के लिए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ पॉलिटी के ऊपर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, उसमें भी कौन कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। प्री ओरिएंटेड जाएंगे सबसे पहले तो। उसके बाद में जब जैसे जैसे इवेंट आएंगे, जैसे जैसे सिचुएशंस बनेगी, तो मैं देखूंगा। जियोग्राफी का भी सीरीज लॉन्च करने वाला और हिस्ट्री का, प्रोमिनेंटली हिस्ट्री का सीरीज एक लॉन्च करने वाला, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों एक पीपीटी में कवर हो जाएगी। रफली मुझे लगता है 40 या 50 पीपीटी कुछ तो भी है, तो 40 से 50 पीपीटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो पूरे के पूरे क्वेश्चंस उसमें कंसाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला चैप्टर तो। सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात कब हुई थी, तो 1924 स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मतलब जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, तो इन कांग्रेस दो लीडर थे। ठीक है, पर्सनैलिटीज, दो आइडियोलॉजीज डेवलप होनी शुरू हो गए थे। फर्स्ट जो थे वो नो चेंजर थे, एंड सेकंड वाज द प्रो चेंजर। सो स्वराजिस्ट वाज वन ऑफ देम, कि हमको चेंज करना है, क्योंकि उसी टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमको पता है कि चौरी चौरा जो इंसिडेंस हो गया था, उसके वजह से गांधी जी, वो वहां पे वायलेंस हो गया था, उसकी वजह से गांधी जी ने इसे अपोज किया, बहुत बहुत ज्यादा उसका अपोज किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी, जैसे ही गांधी जी को पता चला कि चौरी चौरा यहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबसे पहले वहां से विड्रॉ किया था। ठीक है, सो ऑल ओवर इंडिया में ये हो गया था। और जैसे ही अब देखिए, अभी ब्रिटिश का ये भी रहेगा कि जैसे ही हिस्ट्री में भी हम देखेंगे सीरीज में, कि जब भी कोई मूवमेंट लॉन्च करेंगे गांधी जी, जब भी कोई मूवमेंट का अगर लॉन्च किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि ब्रिटिश उसे अपोज नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन जब भी कोई मूवमेंट मूवमेंट विड्रॉ किया जाएगा, तो इन फ्रंट, जैसे हमने देखा था कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। ठीक है, वहां पे भी जो एक्सट्रीमिस्टिक लीडर थे, वो उसे तभी के तभी अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी सेम हुआ था। गांधी जी 1922 में अरेस्ट हुए, और 1924, 2 साल के बाद में, वैसे तो 26 में आने वाले थे, लेकिन ड्यू टू दी फिजियोलॉजिकल उनकी जो तबीयत थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन उनको पता है लेकिन ब्रिटिश को पता नहीं था कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, इनको ही पानी पिला देंगे। ठीक है, तो डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब चालू हुई थी, तो सबसे पहले तो सबसे पहला इवेंट हुआ था 1924 में, जब स्वराजिस्ट पार्टी आई थी। उसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये थे। इन्होंने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहले डिमांड पुट की थी। उसके बाद में है एम एन रॉय, 1934 में एम एन रॉय। ठीक है, सो पुट फॉर द डिमांड ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो सबसे पहले तो स्वराजिस्ट पार्टी थे, पुट किया था। 34 में एम एन रॉय ने भी पुट किया था। ठीक है, और जब 34 का इवेंट मतलब जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है, गांधी जी वहां पे जाएंगे, जितना एक्सपेक्टेड किया जाता है सेकेंड राउंड, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो गांधी जी और कांग्रेस पूरा का पूरा बाइकआउट करती है। बेसिक रीजन क्या था कि 1930 में उनको डोमिनेंस स्टेटस होना था, इंडिया में डोमिनेंस स्टेटस होना था। बट जो जॉन साइमन थे, सो जॉन साइमन ने 1930 तक तो कुछ भी बात नहीं की थी डोमिनेंस स्टेटस के बारे में, कुछ भी बात नहीं की। जो रिपोर्ट आया था, जो इरविन थे सबसे पहले, इरविन ने भी बात की थी इस बारे में कि गांधी जी, एंड आज आप देखिए हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे इवेंट को, तो इरविन और बेंटिक, दीज आर दी टू वाइस रॉयज। जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मॉरल पर्सनैलिटी कहा जाता है इनको, क्योंकि क्या रहता है,
पूरे के पूरे जो वाइसरॉय आए थे सभी गलत नहीं थे, लेकिन जब आंसर लिखना होगा तो हमको सभी को गलत ठहराना होगा। लेकिन एक एज अ स्टडी के पर्पज से आप देखिए, पूरे वाइसरॉय रहेंगे तो पूरे गलत नहीं रहेंगे, कुछ अच्छे भी रहते हैं। वो अच्छे में से एक थे बेंटिक थे और इरविन थे। इरविन को एज अ मॉडल जब हम देखते हैं ना हिस्ट्री में भी, हम जब मैं लॉन्च करूंगा सीरीज तो आप देखिएगा कि जो बेंटिक का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि सती का अबॉलिशन करना, रिफॉर्म करना, सिस्टमैटिक सोशल रिफॉर्म भी इंस्टीट्यूट किए गए थे बेंटिक के द्वारा। इरविन ने, गांधी और इरविन में पैक्ट हुआ था, ठीक है। सो आप देखिए इरविन और बेंटिक ये एज अ मॉरल पर्सनैलिटीज कहा जाता है, ठीक है। सो 1934 उसके बाद में डोमिनेंस स्टेटस की डिमांड जॉन साइमन ने नहीं कहा था, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसकी वजह से उन्होंने बाइकआउट कर दी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पे तो सबसे पहले हमको पता है ना मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, और मुस्लिम लीग के बाद में हरिजन हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट रहते हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एज जितना एक्सपेक्टेड किया जाता है उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता, ठीक है। सो 34 में सबसे पहले तो इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दीजिए। यही एक टाइम पीरियड है कि जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। सो पावर थी कांग्रेस के हाथ में, 28 मंथ की सरकार बनी थी यहाँ पे, गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है। सो फर्स्ट इवेंट वाज द 1924 when the Swarajist Party formed the government. Second event in 1934, 23-24 जब एम एन रॉय थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड पुट की थी। देन उसके बाद में 35 में जहाँ पे ऑफिशियली इंटरनेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि वी वांट आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो 1940 में भी ये डिमांड ऑगस्ट ऑफर आया था, ठीक है। ऑगस्ट ऑफर के बारे में आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ऑगस्ट ऑफर। जैसे इंडियन लोगों के जो सेंटिमेंट रहते हैं कि ये अभी अभी गुड़ी पाड़वा आई, देखना गुड़ी पाड़वा के बाद में हिस्टोरिकल एविडेंसेस आएंगे। जब आप देखते हैं कि गुड़ी पाड़वा के बाद में हम कहते हैं कि हमारा नया साल चालू हो गया, मराठी जो रहते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि मराठी एज अ नया साल चालू हो गया। तो एक एक इमोशंस रहता है उसके बारे में। तो तब भी जब भी अब हम जब कृष्णा के बारे में या फिर लॉर्ड कृष्णा है और राम जी के बारे में जब हम देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सबके सब जो इवेंट हुए थे ना वो अगस्त मंथ में हुए थे, ठीक है। जो बर्थ हुई थी कृष्णा जी की, तो कृष्णा जी की बर्थ भी एज अ अगस्त में कहा जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज जो सोसाइटी है वहां पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो वो अगस्त ऑफर में वो सेंटिमेंट डाला जाता है इंडियंस का, लेकिन वो सेंटिमेंट्स उतना जितना एज अ फ्रूटफुल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, ठीक है। सो 1940s में अगस्त ऑफर आएगा। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स प्रपोजल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड। आप क्रिप्स के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि मतलब क्या एविडेंसेस हुए थे। क्रिप्स को ऐसा कहा जाता है कि एज अ जब क्लीमेंट एटली थे, सॉरी विंस्टन चर्चिल थे, क्लेमेंट एटली तो बाद में आए थे, विंस्टन चर्चिल। सो विंस्टन चर्चिल ने इनको ज्यादा पावर नहीं दी थी। ऐसा कहा जाता है कि जितना ड्राफ्ट डिक्लेरेशंस में जितना दिया हुआ है भाई तो उतना ही पढ़, ठीक है, इससे बाहर मत जा, जितना कहा जाता है उतना कर। ऐसा भी है जब कोई हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल और क्रिप्स के बीच में थोड़ी खींचातानी थी, इन दोनों का जितना कन्विंस होना चाहिए उतना नहीं कन्विंस होता था। सो उसकी वजह से क्रिप्स और विंस्टन चर्चिल में जितनी बात जमनी चाहिए थी उतनी नहीं एज अ कंसिस्ट होती। सो उसकी वजह से क्रिप्स को जो पावर देनी चाहिए थे वो नहीं दिया जाता। और एक ऐसा भी एक हिस्ट्री का एक एविडेंसेस है जिसमें कहा जाता है कि क्रिप्स को, क्योंकि विंस्टन चर्चिल का क्या रहता था कि अगर इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस दे दिया तो पूरे के पूरे हिस्टोरिकल एविडेंस में मेरा नाम होना चाहिए। तो कोई हिस्टोरियन ऐसा भी बोलते हैं कि क्रिप्स को उसकी वजह से उनको पावर नहीं दिए गए थे। सबसे पहले तो इनका ये पर्सनली कुछ इशू था क्रिप्स के बारे में, और जो विंस्टन चर्चिल है उनको लगता था कि नहीं हिस्ट्री में मेरा नाम रहना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्रिप्स मिशन में ये सब बातें गई थी। उसके बाद में CMP आते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान होता है। इसमें देखिए
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होती है, ठीक है, ऑल पार्टी, उसमें लॉर्ड पेंट्रिक भी आते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स उसके बाद में भी आते हैं, ठीक है। तो हम हिस्ट्री में उनको पता कहते हैं कि पधारो हमारे देश, मैं फिर से आ गया, इंडिया मुझे पसंद आ गया, तो उसकी वजह से मैं फिर से आ गया। एवी अलेक्जेंडर भी थी। एवी अलेक्जेंडर के बारे में देखना आप, इसको आप जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उनके यहाँ से लिंक थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो कैबिनेट मिशंस प्लान रिजेक्टेड द टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज आइडिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि वहां पे एक इमरजेंसी हो रहा था कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्लान कहा जाता था, लेकिन कैबिनेट मिशंस में तो हमने देखा, हम देखेंगे कि ग्रुपिंग्स की बात की गई थी, सेक्शंस की बात की गई थी, ठीक है। एक सेंटर यूनियन रहेगा, उसके बाद में छोटे छोटे ग्रुपिंग्स किए जाएंगे, ठीक है। सो एविडेंस के हिसाब से जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कब से पुट हुई थी, सबसे पहले हुई थी 1924 में, उसके बाद में हुई थी 1934 में, ठीक है। 35 जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है, 40s उसके बाद में जब अगस्त ऑफर जो जो डिमांड रहते हैं प्रिंसिपल वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसके बाद में क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में बात की जाती है। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आता है उसमें भी जो कैबिनेट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो बात रहती है, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वो बात को रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो जरा याद रखिएगा। So compositions of the Constitution Assembly. The Constitution Assembly constituted in November 1946 under the Cabinet Mission Plan, and the seat allotted as per the population proportions. जैसे हम proportional representations कहते हैं ना, बस वैसे ही कुछ तरीके से जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी उस स्टेट में ज्यादा प्रोविंसेस रहेंगे, ज्यादा सीट रहेंगी, और जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन रहेगी वहां पे कम। सेम कंडीशन जब यहाँ पे अभी है ना, ठीक है ना, जब हम एमपीज की बात देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे जो रहता है सेम वहां पे वैसा भी वहां पे रहेंगे, ठीक है। सो वोटिंग बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविजनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या रहता है हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही याद रखिए कि एक बार जब हम वोट करेंगे तो वो ट्रांसफरेबल रहता है। ट्रांसफरेबल मतलब एक आपको सेक्शन दिया जाएगा कि एक आप एक नंबर दीजिए, उसके बाद में 2 नंबर दीजिए, उसके बाद में 3 नंबर दीजिए, ऐसे जो रहते हैं उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नर टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। ब्रिटिश इंडिया गवर्नर प्रोविंस में 292 सीट्स आए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस में 4 आए थे, और प्रिंसली स्टेट के 93 आए थे। चलिए ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज पार्टली नॉमिनेटेड, दैट इज हेडेड बाय द प्रिंसली स्टेट, एंड पार्टली इलेक्टेड। सो याद रखिए, सबसे सबसे कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो पार्टली नॉमिनेटेड थे, पूरे के पूरे इलेक्टेड नहीं थे, पूरे के पूरे इलेक्टेड नहीं थे, पार्टली नॉमिनेटेड थे और पार्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। सो जो प्रिंसली स्टेट के जो हेड रहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ रहेंगे। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन में जाके देखिए 1946 की सिचुएशंस, वहां पे यार डेमोक्रेसी नए नए वर्ड्स आ रहे थे। हाँ, सोशलिज्म, सोशलिस्टिक आइडिया, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कांग्रेस प्रोमिनेंटली लीडर है जिसमें नेताजी को कहा जाता है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी आइडिया थी कि सोशलिस्टिक उनका नेचर होना चाहिए। लेकिन लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंटली सोशलिस्टिक आइडिया और ये जो नए नए आइडियाज उभर के आ रहे थे, ये नहीं थे उस टाइम पे उतने ज्यादा। सो पार्टली जो जो क्योंकि क्या है ना, उस टाइम पे भी हमारे मोनार्की थी। और आप एक बात ध्यान में रखिए, पूरे यहाँ पे इंडिया में जितने भी प्रिंसली स्टेट रहेंगे, सबसे पहले तो उनको सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तरह बंदी बनाया गया था, ठीक है। हम देखते हैं पूरे हिस्ट्री में, बिकॉज पॉलिटी इज मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ना, दीज पॉलिटीज आर आउटकम ऑफ द हिस्ट्रीज। आप देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के भी बारे में देखिए, जो हिस्ट्री में जो इवेंट हुए थे उस इवेंट का जो आउटकम है,
उसे हम कहते हैं कि जो आउटकम रहता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, सो आपको तो पूरा का पूरा हिस्ट्री का पोर्शंस पता ही होना चाहिए। सो हिस्ट्री के पोर्शंस के लिए मैं ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी हिस्ट्री की जो सीरीज लॉन्च कर सक पाऊंगा तो करूंगा आपके लिए। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। चलिए, इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली तो रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, इनडायरेक्टली। अभी इनडायरेक्टली कैसा रहता है, तो मैं लूंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पूरा टॉपिक जब लूंगा ना, उसके बाद में लेने वाला हूँ। याद में रखिए फिलहाल के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स रहेंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में होते हैं। ठीक है, मतलब जो लीडर्स रहेंगे वही लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर पर्सनैलिटी जो रहेंगे, उसी में से कोई ना कोई इलेक्टेड करेगा और जो मेंबर्स रहेंगे वो इलेक्टेड हो जाएंगे। सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हम पहले भी देखेंगे, बस एक बार ऐसा दिखता है पूरे हिस्ट्री में कि एज अ गांधी जी को एज अ प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या, किसका? आईएनसी, आईएनए का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आईएनसी का। क्यों क्यों बनाया जाता है उनको प्रेसिडेंट? 24 में, 1924 में जब वो जेल से बाहर आते हैं ना, तो उनका एज अ प्रोमिनेंस रहता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस रहता है यूथ में। ठीक है, सो आप भी देखना, जब हम हिस्ट्री में भी इवेंट देखेंगे तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो कौन से बेसिस पे बनाया जाता है उनको, कि जो उनका फ्लरिशमेंट कितना है। ठीक है ना, सो गांधी जी 2 साल के लिए जेल में जाके आते हैं, तो वो सेंटिमेंट रहता है इंडियंस में कि गांधी जी हमारे लिए इतना सारा कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा तो अगर हम गांधी जी को एज ए प्रेसिडेंट जब बनाएंगे, टोटली अगर ओनरशिप या फिर लीडरशिप उनको अगर देंगे गांधी जी को, तो एक एज अ फियर डेवलप, एक एज अ अच्छा एक इमोशंस डेवलप हो जाएगा इंडियंस में। ठीक है, सो गांधी जी जब ओनली ओनली द दैट इवेंट, दैट इज कौन सा था वो, 24 में, 19 1924 में, इसी टाइम पे दिखता है हमको कि गांधी जी एज अ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। सही है भाई, चलो ठीक है। सो 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट वर नॉट फील एज दे डिसाइडेड टू से अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, ये 93 सीट कौन से है जो फील नहीं होते। ठीक है, 93 सीट्स अलॉट किए थे प्रिंसली स्टेट के लिए, और वर नॉट फील एज दे डिसाइडेड टू अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, सो ये जो है 93 सीट्स, ये वैकेंट थे। ठीक है, वैकेंट थी। आपको अगर अच्छे से अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट अगर देखना होगा, अगर टाइम भी होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि संविधान एक सीरीज है। ठीक है, तो आप संविधान सीरीज के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत 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 अच्छा लगेगा आपको, बहुत मतलब एक इमेजिनेशन और थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देखते हैं। सो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट किया ही था। ठीक है ना, आप आपको तो पता है कि मुस्लिम लीग ने बाइकआउट तो किया ही था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, उसके बाद में जब कैबिनेट मिशन के पार्ट में लुई माउंटबेटन प्लान आया था, तो उन्होंने 2 एज अ पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एंड 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्ट किया था। तो उसके पहले तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाएगी, तो बाइकआउट तो करेगी ही मुस्लिम लीग। ठीक है, एग्रेसिव रूप रहता है, कम्युनल कम्युनल इशू रहेगा। ठीक है, so temporary president of assemblies or Dr. Sachidananda Sinha, the oldest member, was elected as the following French practices. अब एक बात यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर रहेगा ना, जो पूरा का पूरा जो इवेंट रहेगा ना, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, फ्रेंच प्रैक्टिस के बारे में क्वेश्चंस पूछे कि ये जो लीगसी है, ये लीगसी कहाँ की है, तो ये फ्रेंच की है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये ब्रिटिश लीगसी है। नहीं भाई, ये ब्रिटिश लीगसी नहीं है, ये फ्रेंच लीगसी। सो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, सबसे बूढ़े थे, सबसे पहले भी थे, वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। सो राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेटर। देखिए, आप समझने की बात की समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या कहा जाता है, टेम्पररी। राजेंद्र प्रसाद इज
was elected. So यहाँ पे लेटर्स में कुछ तो कुछ एविडेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रसाद जो हुए थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो बाद में हुए थे, लेकिन उससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट होके गए थे, ठीक है, वैकेंसीज रखने की वजह से एज अ रिस्पेक्टेड। आप देखिए ना, जब भी हमारे भी घर पे रहता है कोई अगर इशू रहेगा तो उसे डिग्निफाई करने के लिए वो जो सीट प्रिसाइड करने के लिए एक ही पर्सनैलिटी रहते हैं, वो रहते हैं हमारे दादाजी, ठीक है, अगर दादाजी ने अगर नहीं रहेंगे तो दादी, ठीक है। तो ये दो पर्सनालिटी होती है जो प्रिसाइड करती है वैकेंट सीट्स को। वो उस टाइम पे भी डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा एज अ ओल्डेस्ट मेंबर भी थे, कांग्रेस में उनका अच्छा प्रोमिनेंस भी था, और जो लीडरशिप जो रहती ना वो भी इनमें अच्छी थी, तो एज अ इन्फ्लुएंस भी बहुत था कांग्रेस में। सो उसकी वजह से सच्चिदानंद सिन्हा इज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जो बनेंगे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनेंगे, जो कि बाद में बनते, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट दो हुए थे, नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, बोथ एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामचारी, ठीक है। सो मैं इसको याद बहुत बहुत अलग तरह से रखता हूँ, एच सी ये याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे, रानी मुखर्जी है ना, ठीक है, थोड़ा 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 ये हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन आप एज अ मुझे मुझे रिस्पेक्ट है पूरे के पूरे लीडर्स जो है हमारे फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स एंड डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है पूरे के पूरे, लेकिन आप याद रखने के लिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ, इसका इसका ये नहीं कि मैं इसका रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। सो रानी मुखर्जी जो रहती है ना, तो रानी मुखर्जी के बारे में आप देखिए, उनको शायद से अभी ये राज्यसभा में कुछ तो भी सीट भी मिला था, ठीक है। सो रानी अपॉइंट मिला नहीं था, हो गए थे नॉमिनेशंस के लिए, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। सो रानी मुखर्जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के बाद में अगर कोई अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर थी तो एच सी मुखर्जी एक थे, और वीटी कृष्णामचारी। वीटी कृष्णामचारी क्यों, ये इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कृष्ण के नाम से लग सकता है, कृष्ण, ठीक है। सो ये कृष्णा थोड़ा थोड़ा एक एज अ माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि दूसरे, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है ना कि सबसे पहले तो ये हो गया था, कृष्णा का अवतार हो गया था, उसके बाद में राम जी का हुआ था। तो आप याद में रखिए कि कृष्णा का अवतार जो थे, राम का अवतार जो थे वो कृष्णा थे, तो वो सेकंड थे, तो उसके हिसाब से याद रखने की कोशिश, आप अपने तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। आप अगर जस्ट नोट्स निकाल के अगर आगे अगर चल जाएंगे तो ये एग्जाम पे टाइम पे आपको स्ट्राइक नहीं होगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर ऐसे ही अभी अभी के अभी फिलहाल अगर पढ़ जाएंगे कि एच सी मुखर्जी, तो ये आपके लिए अभी तो फिलहाल लक्षित याद में रह जाएगा, लेकिन उसके बाद में वी टी कृष्णामचारी जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जो कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं, तो ये आप भूल जाएंगे, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये मुखर्जी, रानी मुखर्जी के हिसाब से ये याद रखने की कोशिश कीजिए, और ये कृष्णा आमचारी जो है, तो आप राम का सेकंड अवतार एज ए कृष्णा को कहा जाता है, ठीक है। सो सेकंड के हिसाब से आप कृष्णा याद रखने की कोशिश कीजिए, सो आपको कृष्णा ये एग्जाम में हिट हो जाएगा तभी के तभी, ठीक है। सो ये कृष्णा और ये मुखर्जी, ठीक है। सो कृष्णा आमचारी और वी टी मुखर्जी, सो सॉरी वी टी कृष्णा आमचारी एंड एच सी मुखर्जी। चलिए उसके बाद में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही दिया था, ठीक है। सो नेहरू मूव द हिस्टोरिकल एविडेंस 19 December 1930 13 December 1946 in the assembly. It contained the fundamental and the philosophies of the constitutional structures. So these resolutions was adopted in January 26, 1947 by the assemblies. So preamble is modified the versions of the objective resolutions. बहुत 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 एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये याद रखिए। जो हमारा अभी प्रियम्बल है,
ठीक है। सो ये प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल में क्या दिया है, सब कुछ जो भी क्रस्ट, अगर किसी को अगर संविधान पूरा का पूरा नहीं पता है, आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। प्रियम्बल में आपको आ जाएगा, सॉवरेनिटी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ठीक है, सोशल डिग्निटी का कंसेप्ट है। सो पूरा का पूरा आपको अगर संविधान का पूरा क्रस्ट अगर निकालना होगा तो आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में भी ये भी रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, तो प्रियम्बल, ठीक है। सो एग्जाम में ये पूछते हैं कभी कभी। सो प्रियम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सो चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, ठीक है। चेंजेस क्या क्या हो गए थे। सो मेंबर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट एंड द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनेशंस gradually become to join after the independence of Mountbatten Plan 2nd June 1947. These plan provided for the partitions. मैंने बोला था अभी 2 मिनट पहले बोला कि जो माउंटबेटन प्लान आया था उसके बाद में 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, इसका ये हो गया था, फिक्स हो गया था, क्योंकि जिन्ना जी के डिमांड की वजह से। एक सेकंड रीजन जिन्ना जी की डिमांड है, और दूसरा है कम्युनल डिसहार्मनी, ठीक है। आप गांधी जी के बारे में उस टाइम पे गांधी जी के आश्रम में कोई तो भी थे, का नाम याद नहीं रहा यार मुझे, उन्होंने बुक ली थी कि उस टाइम पे गांधी जी की क्या सिचुएशंस थी, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने पार्टीशन जिस दिन डिक्लेयर किया था, तो उसके 2 दिन पूरा का पूरा खाना छोड़ दिया था, ठीक है। सो जो गांधीयन फॉलोवर है उसमें से वन ऑफ देम मैं भी हूँ, ठीक है। कुछ कुछ बातें गांधी जी की मुझे भी अच्छा लगती है, कुछ बातें, ध्यान में रखिए, कुछ बातें ठीक है। सो ये एक्ट में क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या था, सबसे पहले तो ये देखते हैं। So assembly is what made full sovereign body free to abrogate or alter any law, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या पावर दी गई थी, फुल्ली सोवरेन बॉडी। 2 separate functions were assigned to the constitution assembly: legislature body chaired by the G.V. Mavankar, constitutional constituent body chaired by the Rajendra Prasad. So first parliament of a free India, dominion legislature. So these 2 functions continue till 1926, 26 November 1949. After the withdrawal of Muslim League, the total strength came down to 299 against 389 under the cabinet missions plan, ठीक है। सो यहाँ पे 2 फंक्शंस पार्लियामेंट, 2 फंक्शंस सेपरेट किए गए थे, ठीक है। 2 सेपरेट फंक्शंस। सबसे पहले तो लेजिस्लेचर बॉडी बनाई गई थी एक, और दूसरी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेजिस्लेचर बॉडी का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इनको लॉ फ्रेम करना है, ठीक है। सो फ्रेमिंग दी लॉस। चलिए, जब गांधी जी, जब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एज हमने डिक्लेयर कर दिया था, एज पूरा का पूरा तैयार हो गया था, तो मुस्लिम लीग तो विड्रॉ कर ही गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने तो प्रीवियसली बाइकआउट किया था, लेकिन छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग। सो उसकी वजह से जो टोटल मेंबर थे 389, तो 389 से 299 उसमें हो जाते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि 389 किस प्लान में बोला गया था, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिशन प्लान था भाई, कैबिनेट मिशन प्लान था, थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। फंक्शंस देखते हैं क्या क्या थे, तो फंक्शंस चलिए देखते हैं। सो फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सबसे पहला ये था कि रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप फॉर द कॉमनवेल्थ। अब ये कॉमनवेल्थ का भी एक इशू है। देखिए, कॉमनवेल्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया, दैट मींस इंडिया इज नॉट अ सोवरेन। इंडिपेंडेंस होने के बाद में भी ऐसे क्लेम किए गए थे नेहरू जी के ऊपर कि इंडिया इज ज्वाइनिंग द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ आपको पता है कॉमनवेल्थ क्या है?
कि जो भी मेंबर्स थे, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो एक एज अ इंटरनेशनल बॉडी में मिलेंगे। लेकिन कौन सी मेंबर्स मिलेंगे? जो पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर के क्या थे, कॉलोनीज थी। ठीक है, तो ये था। तो जो भी मेंबरशिप रहेगी कॉमनवेल्थ की, उसके उसे रेटिफाई करना पड़ेगा कॉमनवेल्थ में। अडॉप्ट द इंडियन फ्लैग। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947। ठीक है, सो 22 जुलाई 1947। ठीक है, सो 22 जुलाई मतलब हाँ, अभी एग्जाम के बारे में पर लक्ष्य ध्यान में अगर रहेंगे तो 22 जुलाई है, 22 जुलाई हो। ठीक है, और हमारा 27 में एग्जाम रहता है, 27 में है भाई। बहुत बहुत डेंजर दिन है, बहुत मतलब बहुत। सो अडॉप्ट द इंडियन सॉन्ग्स एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, 1950 में इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट भी बने थे सबसे पहले प्रेसिडेंट तो यही है, राजेंद्र प्रसाद। द फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 24 जनवरी 1950। However, it continued the provisional parliament of the Parliament of India, from 26 January 1950 till the formations of new parliament. ठीक है, सो नया पार्लियामेंट बना कब था? तर मई 1952 में बना था। ठीक है, सो टोटल सेशन कितने हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? 11 सेशंस हुए थे। टाइम कितना लगा था? तो 2 साल पूरा का पूरा। 2 साल में भी ऐसा कहा जाता है कि 11 मंथ 18 डेज कहा जाता है। सो एवरेज आप रफली 2 साल पकड़ सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट। सो मेजर कमिटीज कौन कौन सी थी? ठीक है, सो यूनियन पावर कमिटीज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन और स्टेट कमिटीज थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कमिटीज एंड स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद। अभी ये देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कंफ्यूजन इसमें, कि ये जो बताया है ना, रूल्स एंड द प्रोसीजर ऑफ कमिटीज, ये कभी कभी आपको लगता है कि यार रूल है तो यार यहाँ पे B.R. अम्बेडकर का नाम आ जाएगा। नहीं, लेकिन नहीं है, ध्यान में रखिए। यहाँ पे रूल कौन सा बताया है इन्होंने? ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बताया? रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमिटीज। ठीक है, सो स्टीयरिंग कमिटीज एंड जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग रहता है ना, मतलब उस कौन सी डायरेक्शन में गाड़ी जानी चाहिए, ऐसे जो फंक्शंस रहेंगे, ये रहेगा जो पूरा। अभी आप देखिए ना, जब हम पार्लियामेंट में देखेंगे ना, पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज है। कौन सी एडॉप्ट कमिटीज है, कौन सी स्टैंडिंग कमिटीज है, ठीक है, कौन सी इकोनॉमिक अफेयर पे कमिटीज है। तो हम उस पे देखेंगे। ये कमिटीज कभी कभी पूछ लेते हैं कि यूनियन पावर कमिटीज, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टेट कमिटीज। ठीक है, सो ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में रहेंगे पूरे के पूरे। रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटीज एंड स्टीयरिंग कमिटीज राजेंद्र प्रसाद के अंडर में रहेंगे। उसके बाद में प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में रहेंगे। देन ड्राफ्टिंग कमिटीज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वी नो, everyone knows the drafting committees of Dr. B.R. Ambedkar. Then advisory committees on the fundamental right, minorities and tribal excluded areas, जी सरदार पटेल। ये बहुत ज्यादा याद में रखिए कि एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे पहले एडवाइस करने के लिए कमिटी बनी थी। ठीक है, सो कमिटी के मेंबर्स कौन से थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप फंडामेंटल राइट के बारे में जब हिस्ट्री में देखते हैं ना, तो एक है हिस्ट्री में, वो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट आता है। सो नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। क्या कही दी थी? एज अ ड्राफ्टेड फॉर्म में। उसके पहले भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात की थी, लेकिन मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात की थी। ठीक है, सो नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, दीज, ये बहुत बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। बहुत मतलब बहुत, जैसे कि आप देखिए सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों को बहुत अच्छे दोस्त माना जाता है। बहुत मतलब बहुत अच्छे दोस्त। जब डोमिनेंस स्टेटस की जब बात की गई थी हिस्ट्री में, तब नेहरू रिपोर्ट में बात की थी डोमिनेंस स्टेटस को हमको चाहिए। लेकिन तभी टाइम पे, उसी टाइम पे सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले
नेताजी बात करेंगे, नहीं नहीं हमें डोमिनेंट स्टेटस की क्या जरूरत, अरे हमें तो अभी अभी तो फिलहाल हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें फिलहाल अभी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो तभी जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी, ये दोनों मिलके एक एक लीग की फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहा था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का फॉर्मेशन किसने किया था, तो लिख के रखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जवाहरलाल नेहरू एंड नेताजी। ठीक है, सो नेताजी एंड जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, सो उसी उसी की तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मोतीलाल नेहरू, ये बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है, सो उनका जब हारमोनी के बारे में जब बात की जाती है तो नेहरू जी, और वो भी जवाहरलाल नेहरू के ठीक है फादर, हम मोतीलाल नेहरू, सो मोतीलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बाद में बहुत बहुत अच्छा इनके हारमोनी रहती थी। सो उसकी वजह से जो कमिटी भी रहेंगी, एडवाइजरी कमिटी और ये सब सब कुछ, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में दिया जाएगा। माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यहाँ पे ये शोल्डरिंग किया जाएगा काम। अब देखिए जो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी पूरा का पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में दिया जाएगा। ठीक है, सो इन्हें एज अ बिस्मार्क ऑफ इंडियंस, बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। जैसे वहां पे जर्मनी के आसपास में जैसे उसने रीऑर्गेनाइजेशन किया था ना, बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन था उनका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका इंडिया में कंट्रीब्यूशन है। So of all committees of Constitution Assembly, drafting committee was the one of the most important to set up in 29th August 1947. It consists of the 7 member. ठीक है, so 7 member है, ये भी याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 7 member। चलिए आगे चलते हैं। So enactment of the constitution, so after general and the clause by the clause readings, the draft constitutions. So it was adopted in 26th November 1949. At that time, it contained the preambles 9, 3, 95 article and 8 schedule. बहुत 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 अच्छी तरह से याद रखें, जब जब एडॉप्ट किया था ना, तब उसमें 395 आर्टिकल बने थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी फिलहाल कितने हैं। ठीक है, सो रिपील करके टोटल कितने आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल कितने हैं इंडिया में। ठीक है, सो 8 शेड्यूल एंड टोटल कितने थे आर्टिकल, 395। The preamble was enacted after the entire constitution was already enacted to align with the philosophy of the constitutions. ये है, सही है। So enforcement of the constitutions, ये देखते हैं। Some provisions of the constitutions came into force in 26 November 1949 itself. Why citizenship elections provisions, parliament temporary and transitional provisions. Short title contain the article 5, article 6, article 7, article 8, article 9, article 60, article 324, article 366, article 367, emergency related provisions, article 379, article 380, article 388, उसके बाद में article 391, उसके बाद में आर्टिकल 392। चलिए ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 393 came into force in the 26th November 1949. So the major part of the जो major part come force हुआ था, came into force in 26th January 1950 commencement date। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज डेट सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1930। अब हम देखेंगे जब पूर्ण स्वराज डेट या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे लाहौर यहाँ पे सेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, सो लाहौर यहाँ पे सेशन हुआ था, एज अ पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। सो उसकी वजह से हमने भी डिसाइड किया था। देखिए ना कि कभी कभी लॉजिकली आपके मन में आता होगा कि यार हमने 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया भाई, दूसरे भी दिन थे। जब हम नवंबर में पूरा का पूरा फॉर्म हुआ था, दिसंबर जनवरी, सो 2 महीने में कुछ प्रोविजंस बाकी थे। और आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद में भी उसमें कुछ प्रोविजन थे वो ऐड करने के रह गए थे। ठीक है, तो बाकी थे वो ऐड करने के, लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अडॉप्ट किया, क्योंकि हमने डिक्लेयर किया था कब, 1930 में,
जब लाहौर में सेशंस हुआ था और जवाहरलाल नेहरू वहां पे एज अ उन्होंने प्रिसाइड किया था वो सेशन, तो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब भी हम देखेंगे उसके बाद के जो इवेंट होंगे तो उसमें हिस्ट्री में ब्रिटिश क्या कहेंगे कि हम तुम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, डोमिनेंस स्टेटस देंगे। उसी टाइम पे 39 में वर्ल्ड वॉर भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आउटब्रेक हुआ था। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर्स रहते हैं या फिर कांग्रेस की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज रहेंगे, वो एडॉप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं हमने सबसे पहले पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशंस कब पास किया था, 1930 में पास किया था, तो उसके बारे में उसके बाद में हमको डोमिनेंस स्टेटस होना ही नहीं, नहीं होना हमको डोमिनेंस स्टेटस। अगर देना चाहते हो तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंस दीजिए। उसी के बाद में हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, वो गांधी जी ने एज अ नारा दिया था। ठीक है, so Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 with all its enactment were repealed. However, the abolitions of Privy Council Jurisdictions Act 1949 is continued. हमको देखना है प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शंस एक्ट क्या होता है। ठीक है, सो प्रिवी काउंसिल जो है ना, हम देखेंगे जो जुरिस्डिक्शंस में देखते हैं, डिटेल में डिस्कस करना है मुझे वहां पे वो टॉपिक। सो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एलिफेंट अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये देखिए, ये अभी कभी भी पूछ लेते, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिंबल अडॉप्ट किया था वो एलिफेंट अडॉप्ट किया था। SN Rao was the constitutional advisor to the Constitution Assembly. VR Iyengar was the secretary to the Constitution Assembly. SN Mukherjee was the chief draftman of the Constitution Assembly, in the Constitution Assembly. Prem Bihari Razada was the calligrapher of the Constitution Assembly. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसका कैलीग्राफर कौन है, तो प्रेम बिहारी रजदा। ठीक है, सो ये इनका नाम मैं ऐसे ध्यान में रखता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे प्रेम पत्र लिया जाता है ना, लव लेटर। ठीक है, सो अरे आप जोक में मत जाइए, क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, लेकिन ये ऐसे चीजें हम याद भी रखेंगे ना, ऐसे बोलेंगे ना, तभी वो याद में रहता है, नहीं तो नहीं याद में रहता। ठीक है, सो जब हम लव लेटर लिखते हैं ना, प्रेम पत्र, ठीक है, सो ऐसा या ध्यान में रखिए कि जिन्होंने लिखा था बहुत प्रेम से लिखा था। ठीक है, सो एग्जाम में अगर MCQ में आ भी गया प्रेम बिहारी रजदा, ठीक है, तो अब हो जाएगा क्लिक कि अगर आप प्रेम नाम से भी उसे आसानी से इलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, सो नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा decorated the beautiful constitutions and Hindi versions of calligraphy done by the Vedant Krishna Veda and illustrated by the Nandalal Bose. ठीक है, चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो डिसलाइक कर देना यार। चलिए ठीक है।